हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। दोस्तों, विश्व की जो सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है यानी कि एवरेस्ट, जिसका नाम जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पे रखा हुआ है, अगर मैं आपसे कहूं कि खुद जॉर्ज एवरेस्ट ने कभी इस चोटी को देखा नहीं था और इसका नाम जो एवरेस्ट रखा गया वो उसके खिलाफ भी थे, और जिस व्यक्ति ने, इनकी फोटो आप पीछे देख रहे हैं, आपने थंबनेल में देखा होगा, जिस व्यक्ति ने इनकी खोज की उनको क्रेडिट भी नहीं मिला, और लेटर मतलब जो तीसरा अंक निकला जब पर्वतों के बारे में जानकारी दी गई थी उसमें से उनका नाम भी हटा दिया गया। द मेन पर्सन, द एंकर पर्सन जिसने एवरेस्ट को दरअसल एवरेस्ट के रूप में खोजा और विश्व की सबसे ऊंची चोटी बताया, तब तक कंचनजंगा थी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी के रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत किया, उस व्यक्ति को ही हमने, हमारे इतिहास ने भुला दिया। कुछ किताबों में, कुछ मैगजीन्स में इनका जिक्र चला, तो वापस ये बात है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो को आपको अंत तक देखना चाहिए और समझना चाहिए कि किस प्रकार से इतने महान और महनीय व्यक्तित्व के स्वामी, जिसने इतना बड़ा काम किया, उसको किस प्रकार से भुला दिया गया। चर्चा में क्यों है इसको देख सकते, जैसे राधानाथ सिकदार, जिनकी यहाँ पे आप फोटो देख रहे हैं, दरअसल ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने एक संस्था जो भारत में जियोग्राफी के नए रिसर्च के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, उसमें एज अ कंप्यूटर वो लोग जो ज्यामितीय रचनाएं या ज्यामितीय गणनाएं करते थे उनको कंप्यूटर कहा जाता था, उसके पद पे नियुक्त हुआ और उन्हें ऐसी बड़ी रिसर्च करके दिखाई कि जो कंचनजंगा को सब लोग सबसे ऊंचा मानते थे, फिर पता चला कि नहीं, कंचनजंगा नहीं है सबसे ऊंची एवरेस्ट है, लेकिन फिर भी क्रेडिट नहीं मिला। हम इस पे ही बात करेंगे, बस इतना बताते चलें कि चूंकि ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रहा है और कल यानी कि 11 अक्टूबर तक ये सेल चलेगा, तो उसके पहले जुड़ जाइए। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों माध्यम में आपको हमारे कोर्सेज मिलेंगे। विकास लाइव कोड का प्रयोग कीजिएगा अधिकतम डिस्काउंट के लिए, ठीक है। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ जाइए, ठीक है। बहुत से बच्चे कई बार कहते हैं कि पीडीएफ कहां मिलेगा, यहां मिलेगा, ये भी मिल जाएगा और इसका विस्तारित पीडीएफ भी मिल जाएगा, जरूर वहां से अपलोड कर लेना, इंस्टाग्राम में स्कैन करके जुड़ जाओ। चलो बात करते हैं पहले किस बिंदु पे कि कौन थे राधाकांत सिकदार, जिनकी आप फोटो देख रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था 5 अक्टूबर 1813 को, जिसको आप कोलकाता कहते हैं, वहां पे इनका जन्म हुआ था। और बचपन से अगर आप देखें तो मैथमेटिक कैलकुलेशन में ही वॉज वेरी गुड, एंड उनके पेरेंट्स को भी लगातार लगता था कि ये बच्चा कुछ अच्छा करेगा, किया भी, वही बात है, क्रेडिट नहीं मिला, ठीक है। चलिए, बात किस चीज की हम करने वाले हैं। बात यह है कि एक संस्थान था जो उस समय बना था भारत में जियोग्राफिकल सर्वे और इनलिस्टिंग करने के लिए, जो संस्थान बना था, द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे, GTS नाम से था, द ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसका उद्देश्य यह था, अच्छा, उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था, तो अंग्रेज बार बार इस प्रकार की कुछ चीजें करते भी थे कि बार बार कैलकुलेट कर लिया जाए, जहां करना था अफ्रीका में वहां नहीं किया, लेकिन भारत में करना चाह रहे थे। खैर, तो हुआ क्या कि ये जो संस्था थी ब्रिटिश भारत की सबसे महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक परियोजना थी। 1802 में इसको ब्रिटिश इन्फेंट्री अधिकारी विलियम लैम्पटन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्वाधान में इसकी खोज की, इसकी शुरुआत की, ठीक है। इस सर्वे का उद्देश्य क्या था? भारतीय उपमहाद्वीप का वैज्ञानिक और सटीक मानचित्रण करना। मैं फिर वही कह रहा हूं, अफ्रीका जिसको जरूरत है उसका इन्होंने किया नहीं, इसका ये करना चाह रहा था। खैर, लगभग 70 वर्षों तक ये चला और 1802 से लेकर 1913 तक ये जारी रहा, ये सर्वे जारी रहा, और बहुत से अद्भुत इससे हमको रिजल्ट भी देखने को मिले। इस सर्वे ने न केवल भारत के भूगोल को मापा, बल्कि पृथ्वी के आकार, इसकी दीर्घवृत्तीयता यानी कि जो इलिप्टिसिटी है, और उसके गुरुत्वाकर्षण के बारे में भी क्या दी? महत्वपूर्ण जानकारी दी, ठीक है। चलिए, लेकिन जिस व्यक्ति का नाम बार बार आ रहा है एवरेस्ट, वो जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे? थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो जॉर्ज एवरेस्ट कौन थे? तो जॉर्ज एवरेस्ट, इस सर्वे का नेतृत्व किसके बाद? लैम्पटन के बाद जो दूसरा जिन्होंने नेतृत्व संभाला वो कौन थे? जॉर्ज एवरेस्ट थे। और जॉर्ज एवरेस्ट बड़े दूरदर्शी व्यक्ति थे, और ये कहीं ना कहीं अपनी टीम में ऐसे लोगों को शामिल करना चाहते थे जिनकी गणनाएं शानदार हो, जो भूगोल को बहुत अच्छे तरीके से समझ सके। तो जो राधाकांत सिकदर साहब थे वो उनमें से एक थे। उनको एज अ कंप्यूटर के पोस्ट पे रखा गया। कंप्यूटर एक पोस्ट हुआ करती थी, वे लोग जो ज्यामितीय गणनाएं करते थे उसके पोस्ट पे रखा गया, और 30 रुपए प्रति माह, बहुत ज्यादा वेतन नहीं था, बट चूंकि राधाकांत जी को इस काम में बड़ी रुचि थी तो उन्होंने इसको ज्वाइन कर लिया वहां पे, है ना। फिर क्या हुआ, जॉर्ज एवरेस्ट ने भी उनकी क्षमता को पहचाना और उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहां पे हूं तुम्हारा कहीं और ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन फिर ट्रांसफर होता है, कहां पे होता है? कोलकाता में होता है, और उसका असर भारत के इतिहास में पड़ता है। खैर, तो पीक
जो XV यानी कि पीक 15 की जो खोज हुई थी, तो क्या था कि 1843 में जॉर्ज एवरेस्ट के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद एंड्रयू स्कॉट वॉ जो थे ये बनते हैं उसके अध्यक्ष। यही वे व्यक्ति जिनके समय में एवरेस्ट के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो उन्होंने सर्वे का नेतृत्व संभाला, वॉ साहब ने, है ना। 1852 तक राधानाथ सिकदार को चीफ कंप्यूटर के पद पे प्रोन्नत कर दिया गया और फिर कोलकाता स्थानांतरित कर दिया गया, क्योंकि कोलकाता पे रह के शायद बेहतर संसाधन उनको मिल सकते थे, ऐसा वॉ साहब का मानना था, है ना, ठीक है। उस समय तक क्या था, कंचनजंगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती थी, ठीक है। लेकिन जो हिमालय की बर्फीली चोटियों की बात की जाए तो चूंकि बहुत इजीली वहां पे एक्सेस नहीं जा सकता था, तो जो कंचनजंगा के बारे में पता था उसको ही मान के लोग बैठ गए थे, ठीक है, उसको मान के लोग बैठ गए थे। और क्या था, देखिए इसमें लिखा है कि हिमालय की बर्फीली चोटियों को मापना अत्यंत कठिन था, क्योंकि विदेशियों को नेपाल में जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए सभी अवलोकन भारतीय पक्ष के तराई क्षेत्र से किए जा रहे थे। और आपको बता, बहुत सी मशीनें लगी, बहुत से एंगल्स लगे, और तब जाके बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने जो पीक 11 है, जो बाद में पीक बी बना, इसको एवरेस्ट के रूप में खोजा। अभी आप वो भी देखेंगे क्या है कि कैसे पीक हो, जो इसका रहस्य क्या था। तो टीम ने क्या देखा, एक पर्वत देखा जिसको शुरुआत में पीक बी कहा गया, कंचनजंगा से भी ऊंचा प्रतीत होता था, पर चूंकि उसको उसकी हाइट को मापा नहीं गया था, तो क्या था कि अभी श्योर नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अभी श्योर हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने इस पर्वत का नाम बदल के क्या रखा, पीक 15 रखा। क्या रखा, पीक 15 रखा, ठीक है, पीक 15 इसके का नाम रखा। खैर क्या है, 1852 में राधानाथ सिकदर ने हिमाचल की चोटियों से डेटा का विश्लेषण शुरू किया। उन्होंने विभिन्न स्टेशनों से लिए गए अवलोकनों का डेटा मिलाया, जिससे उन्हें संसाधित करना था, यानी कि प्रोसेस करना था। और आप अभी देखोगे ना कि कहां कहां से डेटा लिया, आपका दिमाग लिटरली बहुत खुश हो जाएगा कि किसी वैज्ञानिक ने इस स्तर तक जाके मेहनत की। देख लेते हैं उसको भी क्या क्या था। चलिए, त्रिकोणमिति का प्रयोग क्या किया गया, राधानाथ ने त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, मैथ्स का स्पेशल पार्ट, सिद्धांतों का उपयोग करके इसकी ऊंचाई की गणना की थी, ठीक है। कैसे मापा गया उसको देखना जरूरी है, क्या क्या चीजें थी, ठीक है। पहली बात तो कई स्टेशनों से, 6 से आसपास जो स्टेशन थे, यहां पे लिखा होगा, हाँ 6 अलग अलग स्टेशनों से उन्होंने अवलोकन लिए, ठीक है, डेटा लिए। उसके बाद क्या किया, उन्होंने थियोडोलाइट का उपयोग किया। यह क्या है, एक सटीक उपकरण है जो कोणों को मापता है, किस एंगल पे वो अवनत हो रहा है, इस सबकी जो माप होती थी वो थियोडोलाइट से होती थी, ठीक है। इस उपकरण से पर्वत शिखर को, कोण को मापा जाता था, ठीक है। त्रिकोणीय गणनाएं क्या थी, राधानाथ ने इन कोणों पर ज्ञात दूरियों का उपयोग करके त्रिभुजों की एक श्रृंखला बनाई, फिर त्रिकोणमिति के सूत्रों का उपयोग करके उन्होंने पर्वत की ऊंचाई की गणना की। और फिर ऊंचाई की गणना जो की तो फिर इतिहास ही बदल गया। अभी आएंगे उस पर, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन का समायोजन, आपको पता है अपवर्तन परावर्तन जब हम प्रकाश की पढ़ते हैं, यानी कि ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, तो वहां पे देखते हैं तो प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो मुड़ जाता है, जिससे अवलोकन में त्रुटि हो सकती है। राधानाथ ने इसको भी ध्यान में रखा। बहुत सी चीजें, जैसे इवन छोटे जो मेजरमेंट्स होते हैं तो हम लोग लीस्ट काउंट एरर की बात करते हैं, हर चीज का ध्यान रखा वहां पर राधाकांत जी ने। और क्या, पृथ्वी की वक्रता का भी ध्यान रखा। चूंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए लंबी दूरी की गणनाओं में इस वक्रता को भी समायोजित करना पड़ता है। कुछ दिनों पहले मैंने मर्केप्टर प्रोजेक्शन पे एक वीडियो किया था, वहां पे इस चीज का ध्यान नहीं रखा गया था, पर यहां पे इस व्यक्ति ने, जो निश्चित तौर पर भारत के गौरव होने चाहिए, उन्होंने इसका ध्यान रखा। आ जाते हैं क्या चौंकाने वाले परिणाम क्या थे। अपनी जो जटिल टफ असेसमेंट थी, जो गणनाएं थी, उससे क्या हुआ, राधानाथ सिकदार ने इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि जो पीक 15 है, इसकी ऊंचाई 29,000 फीट, यानी कि लगभग 8,839 मीटर है, जो कि दरअसल कंचनजंगा से ज्यादा है, ठीक है, जो कंचनजंगा से काफी ऊंचा था। यानी कि जो पीक 15 है, दुनिया की सबसे ऊंचा पर्वत है, सबसे बड़ा पर्वत है, इसकी बात कही गई। तो उस समय जो कर्नल वॉ, जिनकी मैं बात कर रहा था, जो जॉर्ज एवरेस्ट के बाद अध्यक्ष बने थे जीटीएस के, ठीक है, उन्होंने इसको किसको सूचित किया, जीटीएस के सुपरिटेंडेंट जो सिडनी जेराल्ड बुरार्ड थे, उसको उन्होंने बताया। और उन्होंने नेचर पत्रिका को क्या बताया कि 1852 के आसपास कलकत्ता कार्यालय के मुख्य कंप्यूटर, यानी कि राधानाथ सिकदर, ये नेचर पत्रिका में छपा था। नेचर जो अगर आप देखा जाए तो एनवायरमेंट या इस प्रकार के क्षेत्रों की बहुत बड़ी पत्रिका है, वैश्विक स्तर पर जिनके पेपर नेचर में छपते हैं, वो बहुत बड़ा माना जाता है। सर एंड्रयू को, यानी एंड्रयू जो थे, उनको सूचित किया कि ये जो पीक 15 है, ठीक है, पीक 15 नामक एक चोटी दुनिया में अब तक की मापी गई किसी भी अन्य चोटी से सबसे ऊंची पाई गई है, ठीक है। बाकायदा रिसर्च तरीके से उन्होंने उसकी गणना की, जो इसमें लिखा हुआ है ना, ऊपर होगा यहां पे,
29,000 फीट की जो गणना की बड़े कैलकुलेटिव तरीके से की, ठीक है। लेकिन एक शक था वैज्ञानिकों का कि इतने एकदम राउंड फिगर कैसे आ गया तो अभी आप देखोगे कि जिसे कहते हैं कि अंदर की जो वो एक भड़ास होती है कि कोई इतना कैलकुलेटिव, इतना क्लियर कैसे हो सकता है, तो लोगों का शक ना जाए तो उसमें 2-3 फीट जोड़ा गया। खैर, हम आएंगे इस पे भी। क्या है कि नामकरण की विडंबना कि अच्छा, इसके पहले हम आए, मैं इसके पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि इसी में बिंदु में मैं समाहित कर देना चाहता हूं जो यहां पे बता रहे थे कि एक उनके मन में शंका थी कि ये जो चोटी है, मैं इसमें इसलिए बता देना चाहता हूं क्योंकि अब हम नामकरण पे इसके बाद जाएंगे। जो ये भाई साहब थे, कर्नल वॉ थे, उनको लगा यार कि इतना एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट कैसे आ सकता है, लोगों को शक ना हो जाए। उनको पता था कि रिजल्ट बहुत अद्भुत है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि 29,000 कोई 2 फीट कर दिया। वर्तमान में देखें तो लगभग 29,031 फीट के आसपास की उसकी ऊंचाई है। तो मतलब सोचो, आज से कितने, लगभग आज से 170 साल पहले कोई व्यक्ति इतना अद्भुत गणना कर रहा है। बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। इस बात को उस समय किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। आज मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। खैर चलिए, तो नामकरण की विडंबना क्या थी, नामकरण की प्रक्रिया। तो जो वॉ साहब थे, है ना, तो नाम की आवश्यकता हुई तो 1856 में जो कर्नल वॉ ने इसका नाम, जो इसके पहले हेड थे जिन्होंने दरअसल राधाकांत जी को हायर किया था एज ए कंप्यूटर, यानी कि जॉर्ज एवरेस्ट, उनके नाम पे रख दिया कि इसका नाम क्या होगा, एवरेस्ट पीक होगा, एवरेस्ट की चोटी होगा। लेकिन खुद एवरेस्ट की क्या आपत्ति थी, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भाई कभी पर्वत मैंने देखा नहीं है, कभी नहीं देखा इस पर्वत को, भारतीय और स्थानीय नामों में संरक्षित किया जाना चाहिए। लोकल जो नाम है, जैसे सागर माथा की बात कर ले, उस प्रकार का कुछ नाम रख दो, एवरेस्ट के नाम पे क्यों रख रहे हो। दैट पर्सन हिमसेल्फ ऑब्जेक्टेड, बट फिर अच्छा, एवरेस्ट नाम का उच्चारण भी स्थानीय भाषाओं में कठिन है। हम सब एवरेस्ट बोल रहे हैं क्योंकि एवरेस्ट मसाला हर घर में आ गया पर एक बड़े वर्ग के लिए एवरेस्ट बोलना टफ है ना। तो लेकिन इतिहास ने अन्यथा निर्णय लिया और माउंट एवरेस्ट का नाम स्थापित हो गया। कॉलोनियल सुप्रीमेसी, हर जगह कॉलोनियल चीजों को ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्थानीय नाम क्या था, इसके स्थानीय नाम भी थे, जैसे तिब्बत में इसको क्या है, चोमो लुंगमा कहा जाता था, जिसका अर्थ है ब्रह्मांड की देवी माता। और इसके अलावा सागर माता, आप सबको पता है कि हेड ऑफ द स्काई ये कहा जाता था, जो नेपाली में इसका नाम नहीं रखा गया। कॉलोनियल लेगेसी, कॉलोनियल सुप्रीमेसी, इनसे ऊपर कोई जा सकता है क्या, व्हाइट मैन सबसे ऊपर, तो उन्होंने अपने नाम को ही, यानी कि एवरेस्ट को ही प्रेफरेंस दी है। चलिए बात करते हैं इतिहास की क्रूरता क्या थी कि धीरे धीरे राधानाथ जी का नाम चला गया। जो पहले 2 सर्वेयर जर्नल थे उसमें इनका बाकायदा नाम था, और उसके जो जितने भी साइंटिफिक चैप्टर्स थे वो सब खुद राधानाथ जी ने लिखे थे। वही राधानाथ जी जिनका नेचर पत्रिका में नाम गया था। लेकिन क्या हुआ, मैनुअल से नाम हटा, 1875 तक मैनुअल ऑफ सर्वेइंग, जिसके जो 2 अंक तक थे उसमें उनका नाम था, तीसरे संस्करण में राधानाथ जी का नाम हटा दिया, प्रस्तावना से हटा दिया गया टारगेटेडली, ठीक है। अखबार की प्रतिक्रिया, एक अखबार है फ्रेंड ऑफ इंडिया, इसने क्या कहा, मृतकों की डकैती, रॉबरी ऑफ द डेड, जो ये नाम हटा दिए गए इसको उन्होंने क्या कहा, रॉबरी ऑफ द डेड का, ठीक है। श्रेय का अभाव, जब दुनिया ने माउंट एवरेस्ट के बारे में सीखा तो राधा सिकदार जी का नाम कहीं नहीं था, ही वॉज आउट ऑफ द परव्यू। बड़ा ही दुखद है ये, ठीक है। खैर चलिए, क्यों भुलाया गया ये बिंदु है, इस पे हम समझ लेते हैं। निष्कर्ष क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में आप खुद बताइएगा, क्यों भुला दिया गया नाम। जो मुझे लगता है कि क्या कारण थे, तो क्या थे, औपनिवेशिक मानसिकता, बड़ा कारण। मतलब उस समय ना कोई भी क्रेडिट किसी ब्राउन पर्सन को देना वो सही समझते भी नहीं थे। तो पहली बात क्या कि ब्रिटिश शासन में भारतीयों के योगदान को क्या है, अक्सर कम करके आंका जाता था या नजरअंदाज कर दिया जाता था। दूसरा क्या है, नस्ली पूर्वाग्रह, बहुत बड़ा कारण है। वैज्ञानिक उपलब्धियों का श्रेय यूरोपियों को दिया जाता था, भले ही असली काम भारतीयों ने किया हो। इससे बेहतर एग्जांपल क्या हो सकता है, एंड दैट पर्सन जॉर्ज एवरेस्ट हिमसेल्फ ऑब्जेक्टेड कि एवरेस्ट का नाम उनके नाम पे नहीं रखा जाना चाहिए, बट रियलिटी इज कि रख दिया गया, और मतलब कंसीडर भी नहीं किया गया सिकंदर साहब को, ठीक है। पदानुक्रम, राधानाथ कंप्यूटर थे, बाद में सीनियर कंप्यूटर हो गए थे, न कि सर्वेयर जनरल। तो जो शीर्ष पद पे बैठे रहते हैं भाई, उनको ही सारा क्रेडिट मिल जाता है, क्रेडिट इनको मिल गया। और दस्तावेजीकरण का अभाव क्या, राधानाथ के काम को पर्याप्त रूप से दर्ज नहीं किया गया था या जानबूझ के अनदेखा कर दिया गया था। कौन बात करता है, बात तो उसकी होती है जो टॉप पे बैठा रहता है। टॉप पे एवरेस्ट साहब भी नहीं थे, जो बैठा तो मना कर रहा है मेरा नाम मत रखो, सागर माथा ही रख देते यार, लेकिन फिर एवरेस्ट रख दिया गया, पूरा दुनिया उसको एवरेस्ट के नाम पे जानती है। द केस इज नाउ ऑन यू। आप बताइए कि ये क्या आप इसको एक प्रॉपर डकैती नहीं कहेंगे, किसी व्यक्ति के नाम को ही आपने चुरा के हटा दिया वहां से। वो व्यक्ति जिसका नाम रखा गया वो खुद इससे सहमत नहीं है, आपने लोकल नाम भी प्रेफरेबल नहीं चुना और आपने एक रैंडम नाम रख दिया, ठीक है, एवरेस्ट साहब का, जो खुद इसके समर्थक नहीं थे, ठीक है। चलिए, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का जो सितंबर बैच है, इसमें भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो सिदास से बैच शुरू हुआ है, इससे जुड़ने के लिए विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आप देख रहे हैं
अधिकतम डिस्काउंट प्राप्त होगा हिंदी लिटरेचर के इस कोर्स में। हमारी वेबसाइट या ऐप पे जाके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे डिटेल आपको मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल है, स्कैन करके जुड़ जाइए, नीचे टेक्स्ट है, इसको सर्च बॉक्स में डाल के यहाँ पे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे PDF मिलेगा, डिटेल पूरा मिलेगा, ठीक है। आपको क्या मानना है इस विषय पे जरूर कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, आपकी जो ओपिनियन है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।